आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय श्रीमान कमल सिंह जी डोडिया, श्रीमान राजा भाई जी काथर, श्रीमान मदन लाल जी नाहटा और सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, आदरणीय बहनों, आज इस प्रसंग पर जहां मैं उपस्थित हूं तो भारतीय संविधान को निर्माण हुए 75 वर्ष हो रहे, तो उसकी स्मृति में सारे देश भर में भिन्न भिन्न संस्थाएं कार्यक्रम आयोजित कर रही है। संविधान का निर्माण अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। यह केवल भारत का संविधान ऐसा नहीं है, सारे विश्व के उन देशों के लिए जो देश सदियों से दूसरे देशों के द्वारा पराधीन कर दिए गए, उनकी मुक्ति का एक शंखनाद भारत का संविधान है। हम जानते हैं कि लगभग 1000 वर्षों तक भारत ने बड़ा संघर्ष किया है। बाहर के आक्रमणकारी भारत में आते गए और एक के बाद एक यहाँ शासन भी स्थापित किए, यहाँ के लोगों को नाना प्रकार से कष्ट भी दिए। अंततोगत्वा एक ऐसा शुभ दिन आया, भारत अपना स्वातंत्र प्राप्त किया और अपना स्वयं का संविधान निर्माण करने का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके अलग एक प्रोसेस थी, तो सारे देश भर से संविधान सभा के सदस्य चुने गए, संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। आज का दिन वो दिन है 26 नवंबर, संविधान बन करके पूरा हो गया। आज का दिन वो दिन है जब देश ने अपना संविधान निर्माण किया और डॉक्टर अंबेडकर जी ने उस संविधान को पूर्ण करके डॉक्टर राजेंद्र बाबू को सौंप दिया। डॉक्टर राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर अंबेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, उसके अध्यक्ष थे। बंधुओं और बहनों, हम सभी कहीं न कहीं शिक्षा जगत से जुड़े हैं या कहीं महत्वपूर्ण स्थानों पर है और इसलिए अपने देश का इतिहास, अपने देश का संविधान, संविधान की प्रक्रिया, संविधान में निहित महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। बंधुओं और बहनों, सदियों के बाद और जहां तक मेरी स्मृति जाती है, कई हजार वर्षों के बाद एक ऐसा अपने को संविधान प्राप्त हो रहा था जो समस्त भारत के लिए बड़े से बड़ा साम्राज्य रहा, सम्राट अशोक का रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का रहा, या विक्रमादित्य का रहा, या फिर हर्षवर्धन का रहा, स्कंदगुप्त का रहा, समुद्रगुप्त का रहा, इन सभी के साम्राज्य में जो महाभारत में भारत है वो नहीं था। महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं, हे संजय, तू उस भारत का वर्णन कर जिसके लिए ये सब युद्ध कर रहे हैं। संजय भारत का वर्णन करता है, बहुत सुंदर, भीष्म पर्व में है, लगभग इसमें 46 श्लोक है। अफगानिस्तान से लेकर के और म्यांमार तक और ऊपर हिमालय से लेकर के और लंका तक, ये इतना बड़ा विस्तृत जो क्षेत्र है वो भारत है। मैं समझता हूं कि महाभारत के पश्चात कभी भी ऐसा मौका नहीं आया, इतने बड़े भूभाग और इतने बड़े साम्राज्य को संचालित करने का कोई प्रबंध हुआ होगा। और ये 26 नवंबर जो है वो एक ऐसा दिन है जिस दिन इतना बड़ा देश जो हमको स्वतंत्रता के बाद प्राप्त हो गया, पाकिस्तान बनने के बावजूद भी, उस संपूर्ण देश का समग्रता के साथ संचालन कैसे होगा, ये विधान जो बना, इतने बड़े देश के लिए बना, ऐतिहासिक क्षण ये भारत के
इतिहास में हम लोग देखते हैं। तो 26 नवंबर इसलिए एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन हो गया। हालांकि जो जो लागू हुआ, एग्जीक्यूशन जो हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन 26 नवंबर जो है ये संविधान पूर्ण हो गया। इसलिए इसको संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय अनेक बार हुआ, लेकिन वर्तमान की हमारी केंद्र सरकार ने यह कहा कि भाई अब इसको हम लोग सारे देश भर में समय समय पर अच्छे प्रकार से मनाएं। हमारे देश के नागरिकों को ये पता हो ये संविधान कैसे बना, संविधान के प्रावधान क्या है, संविधान की आत्मा क्या है, संविधान का संदेश क्या है, संविधान का हेतु क्या है, संविधान हमको कैसे कहां कहां सावधान करता है, संविधान कैसे उंगली निर्देश करता है, ये करना और ये नहीं करना। तो संविधान के उद्देश्यों के प्रति समाज की जागरूकता निर्माण हो, ये बात ध्यान में रहे, इसलिए ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। बंधुओं, 3 जून जो है 1947, यह दिन वो है जब भारत की स्वतंत्रता की एक तरह से सूचना दी गई है। 3 जून 1947 को यह डिक्लेरेशन हो गया कि ब्रिटेन जो है भारत को अब स्वतंत्र कर देगा। लेकिन 3 जून 1947 वो दिन भी है जब ये तय हो गया देश का बंटवारा होगा। उसके पहले अनिश्चितता थी, देश बटेगा कि नहीं बटेगा। मैं उस एपिसोड में नहीं जाता कि देश बटेगा कि नहीं बटेगा, ये संभ्रम क्यों रहा, कैसे रहा, वो जाने दीजिए, वो आज का चर्चा का हमारा विषय नहीं है। लेकिन जैसे ये घोषणा हुई 3 जून 1947 को कि इंडिया का पार्टीशन होगा, सारे देश में कोहराम मच गया, लोग परेशान हो गए। अभी ये मालूम नहीं था कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा हिस्सा नहीं जाएगा। रेड क्लिफ लाइन खींचने को अभी तैयार बैठा था, लाइन खींच रहा था, कौन से जिले जाएंगे, कौन से महकमे जाएंगे, कौन से गांव जाएंगे, जो लाइन कहां से खींची जाएगी। एकदम सारे देश भर में दंगे भड़क गए। लगभग 20 लाख लोगों की हत्या और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का माइग्रेशन शुरू हो गया। सारे देश में लगभग 70-80 लाख विस्थापित भारत में आ गए, जिनके परिवार के एक 15-20 लाख लोग मर चुके थे, अपनी संपत्ति खोकर के भी आए थे, परिवारिक जनों को खोकर के आए थे, वे ढूंढ रहे थे कहां हम जाएं, हमारा निवास कहां होगा। ऐसा कोलाहल, दंगा, विस्थापन, आश्रय की तलाश, लोगों के मन में गुस्सा, ये वो काल है। उधर संविधान सभा भी काम कर रही है और इधर सारे देश में एक विचित्र स्थिति बनी हुई। इसी समय में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया है, वो जल्दी से कश्मीर पर कब्जा कर लेना चाहता है और स्थिति थोड़ा कठिन हो गई। संविधान सभा में जो लोग हैं वो इन सब बातों से जुड़े हुए हैं, वे चाहते हैं विस्थापितों को आवास मिल जाए, दंगे हैं वे शांत हो जाए, लोग दुखी हैं उनको मरहम लग जाए, उनको कैसे सांत्वना दी जाए। उधर पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है, शासन प्रशासन और उस समय की सरकार कैसे उस आक्रमण को रोका जाए, कश्मीर का विलय जल्दी से हो जाए, सेना वहां पहुंच जाए, ऐसा बड़ा ऊहापोह मचा हुआ है। और इधर संविधान निर्माण का कार्य चल रहा है। गांधी जी ने कहा था कि यह उपयुक्त समय नहीं है, ऐसे कोलाहल में, ऐसे डिस्टर्ब टाइम में हम लोग संविधान का निर्माण करें। लेकिन बाकी सब लोगों ने सोचा नहीं, अब ये काम प्रारंभ हुआ है तो इसको चलते रहने दिया जाए और संविधान निर्माण का कार्य जारी रहा। 26 नवंबर को डॉक्टर अंबेडकर जी जब संविधान की प्रति जब सौंप रहे हैं तो सबसे पहले वे सभी लोगों को धन्यवाद देते। आज का जो मेरा विषय रहेगा, अब 26 नवंबर का जो डॉक्टर अंबेडकर जी का जो भाषण है उसी पर मैं अपने आप को केंद्रित रखने की कोशिश करूंगा। उन्होंने सबसे पहले तो सभी लोगों को धन्यवाद दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी के लोगों को भी धन्यवाद दिया, सारी संविधान सभा को धन्यवाद दिया, डॉक्टर राजेंद्र बाबू को धन्यवाद दिया, और जिन लोगों ने इस संविधान का टाइपिंग किया था, जिन लोगों ने रात भर बैठ करके वहां पर
भले ही चौकीदार थे। सबको धन्यवाद देने के बाद वे अपने भाषण को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो अंबेडकर ने एक बात स्पष्ट करी। क्या स्पष्ट किया? उन्होंने कहा कि मेरे मन में जब संविधान सभा में जब मैं आया तो मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न था और एक ही सिंगल टारगेट था। मैं अपने अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे कर सकूंगा। But this was the only purpose to come to the Constituent Assembly. लेकिन वे कहते हैं कि मेरे लिए जो बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे को संविधान सभा के लोगों ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका मेंबर चुन दिया। लेकिन मेरे लिए और ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी जब मेरे को ड्राफ्टिंग कमेटी का और चेयरमैन निश्चित कर दिया गया। मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। मैं तो केवल एक छोटा सा उद्देश्य लेकर के अब संविधान सभा में आया था, लेकिन जब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन मेरे को बना दिया गया तो मेरा मन आश्चर्य से भरा हुआ और मेरी जिम्मेदारी बदल गई थी। मैं केवल एक हमारा जो वो वर्ग है जो वंचित है, वो वर्ग जो दुखी है, पीड़ित है, अस्पृश्य माना जा रहा है सैकड़ों सालों से, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सभी दृष्टियों से जो बहुत दूर खड़ा है, मैं उसके अधिकारों को सुरक्षित करना चाहता था बस। लेकिन धीरे धीरे मेरा रोल बदल गया। मेरा रोल ऐसा बदला कि मैं फिर सारे देश के बारे में सोचने लगा। बंधुओं, हमारा देश दुनिया के अन्य देशों से बहुत भिन्न देश है। कोई स्पेन का संविधान बनना है, कोई जर्मनी का संविधान बनना है, फ्रांस का संविधान बनना है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान बनना है, वहां पर क्या है, वो समाज लगभग एक सा होता है। बहुत डाइवर्सिफाइड सोसाइटी नहीं है। लेकिन भारत बहुत विचित्र देश है। भारत की कल्पना दुनिया के किसी भी देश से करना कठिन है। मार्क ट्वेन नाम का एक अमेरिका का बड़ा और विद्वान व्यक्ति हो गया जिसको फादर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं अमेरिका में। अमेरिका के जो लोग हैं, जो वहां के जो राइटर्स है, तो वो राइटर्स जो कहते हैं मार्क ट्वेन जो है बहुत विद्वान। मार्क ट्वेन भारत के बारे में क्या लिखता है, भारत कैसा देश है, वो जो भारत में आया, भारत के बारे में पढ़ा, उसने भारत को देखा तो उसको बड़ा सरप्राइज हुआ। भारत एक नेशन कैसे हो सकता है, लेकिन एक नेशन तो है। उसका एक पैराग्राफ सुनिए जो मार्क ट्वेन लिखता है इंडिया के, भारत के बारे में। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 100 नेशंस। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 100 नेशंस एंड 100 टंग्स of 1,000 religions and 2 million gods। 20 लाख देवताओं का ये देश है। ये वो देश है जहाँ सैकड़ों प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। ये देश है जहाँ हजारों प्रकार के मत और पंथ संप्रदाय रहते हैं। आगे लिखता है, cradle of human race, birthplace of human speech, mother of history, grandmother of legend, great grandmother of traditions। सारे दुनिया के जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, इसका क्रेडिट है, पालना है। सारे दुनिया को अगर कोई ह्यूमैनिटी है, ये कोई मानवीय विकास हुआ है, वो यहां से हुआ है। मदर ऑफ हिस्ट्री, दुनिया के सारे विश्व के इतिहास की मां है। ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड, बड़ी बड़ी कहानियों की दादी है। और ट्रेडिशन, परंपराओं की भारत जो है परदादी है, ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशंस। ऐसा ये देश है। आगे लिखता है, एक देश ऐसा है, द वन लैंड दैट ऑल मेन डिजायर टू सी, दुनिया का हर एक व्यक्ति इस देश को देखना चाहेगा। एंड हैविंग ए सीन वंस बाय इवन ए ग्लिम्स वुड नॉट गिव दैट ग्लिम्स फॉर द सोल्स ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। एक झलक भारत की देखना सारे विश्व को एक साथ देखने से ज्यादा महत्व का है। सारी दुनिया को एक साथ देखना
और भारत एक झलक देख लेना भारत की। बंधुओं, मेरा कहने का भाव केवल इतना है, ऐसे देश का संविधान बनाना था जो सैकड़ों हजारों पंथ है, सैकड़ों भाषाएं हैं, 20 लाख देवी देवताओं को मानने वाले जो लोग हैं, यहाँ इतना डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है, इसके लिए एक संविधान बना करके देना है, ये कोई आसान काम नहीं था। अंबेडकर जी और ड्राफ्टिंग कमेटी और संविधान सभा के सामने सब लोगों को संतुष्ट करते हुए संविधान बना। संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन का समय लगा है। 2 वर्ष 11 महीना और 17 दिन का समय लगा है। 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग प्रारंभ हुई और 25 नवंबर 1949 को संविधान की लास्ट मीटिंग खत्म हो गई। कुछ लोगों ने कहा अधिक समय लग गया। अंबेडकर जी ने भाषण के प्रारंभ में कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने अपने देशों के संविधान बनाए वहां बहुत अधिक समय लगा है। 10-10 वर्ष तक लोगों को संविधान बनाने में लगे हैं। हाँ, ये बात सच है, इससे कुछ कम समय में भी कुछ देशों ने अपने संविधान बनाए हैं, लेकिन उन देशों की स्थिति हमारे देश से बहुत भिन्न है। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स है, 8 शेड्यूल्स है। अंबेडकर कहते हैं हमारे सामने 7,635 अमेंडमेंट्स आए थे। 7,635 अमेंडमेंट्स आए थे। इतने अमेंडमेंट्स के ऊपर डिबेट होनी थी, हमने डिबेट की है। 2,473 अमेंडमेंट पर हमने डिबेट की है, लोगों को संतुष्ट किया है। उसके बाद ये संविधान बनाए। और बंधुओं और बहनों, एक मैं आश्चर्यजनक बात बताता हूं, पूरी संविधान सभा में केवल एक व्यक्ति थे जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का विरोध किया, और वे थे नजीरुद्दीन अहमद। डॉक्टर साहब ने उनको जवाब दिया है। वो कहते थे ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है, अर्थात ये अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है कहीं। अंबेडकर जी ने कहा नहीं, वे असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारी सभा पूरी हमारी बात से सहमत है। मैं उनकी असहमति का सम्मान जरूर करता हूं, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं। अब अगला प्रश्न आता, अंबेडकर जी स्वयं प्रश्न करते हैं संविधान सभा से, पूछते हैं ये संविधान सफल होगा कि नहीं। अंबेडकर जी कहते हैं मेरे को भी लोग प्रश्न पूछते हैं ये संविधान सफल होगा या नहीं होगा। हाउ कैन वी से दिस विल बी ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। अंबेडकर जी कहते हैं नहीं, ये डिपेंड करेगा इस देश के नागरिक कैसा व्यवहार करेंगे। क्या इस देश के नागरिक जागरूक रहेंगे? क्या इस देश के नागरिक समझदारी का परिचय देंगे? क्या इस देश के नागरिक देशभक्ति का परिचय देंगे? क्या इस देश के नागरिक अपने स्वार्थों से, अपने जाति परंपराओं से ऊपर उठकर देश के हित में विचार करेंगे? तो मैं निश्चित कह सकता हूं ये संविधान सफल रहेगा। आगे वे कहते हैं संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, अगर देश के नागरिक अच्छे हैं तो संविधान सफल रहता है। और संविधान कितना भी अच्छा बना करके दे दिया जाए, अगर नागरिक ठीक न रहे तो इसके लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है, संविधान फेल हो जाएगा। I feel, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happens to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot. अगर देश के नागरिकों का समूह अच्छा रहा तो पक्की बात मानिए संविधान सफल हो जाएगा। और देश के नागरिक अपने दायित्व को छोड़ देंगे, बेईमानी और भ्रष्टाचार में डूब जाएंगे, तो कितना भी अच्छा संविधान हम बना करके दे रहे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, वो असफल ही हो जाएगा। आगे में कहते हैं कि संविधान तो केवल कुछ ऑर्गन्स को बनाता है। हमने सिस्टम दिया है, हमने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, न्यायपालिका, कार्यपालिकाएं ये बना के दी है। इनको चलाने का काम जिनको करना है वे मनुष्य हैं।
अब जिम्मेदारी ये है, ये मनुष्य कैसा व्यवहार करते हैं, उन मनुष्यों को ठीक करने का काम, ठीक रखने का काम, ये हमारा काम है। कहते हैं, हु कैन से हाउ द पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर पर्पसेस विल बिहेव, विल दे प्रीफर रेवोल्यूशनरी मेथड्स ऑफ अचीविंग दैट। भारत के जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी है, लीडर्स भी है, वे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वे रिवॉल्यूशनरी मेथड्स का उपयोग तो नहीं करेंगे। मतलब क्रांतिकारी कदम उठा करके, मतलब रिवॉल्यूशनरी मेथड का मतलब ये है कि नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से काम करेंगे। क्या? क्योंकि उनको अपने उद्देश्य प्राप्त करने हैं। If they adopt the revolutionary methods, however good the constitution may be, it requires no prophet to say it will fail. It is therefore futile to pass any judgment upon the constitution without reference to the past, which the people and their parties are likely to play. उनका कहना यह है कि हमारे जो देश में नेता होंगे, पार्टीज बनेंगी, वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये रिवॉल्यूशनरी मेथड्स का उपयोग करेंगे, अर्थात वे कोई भी तरीका अपना करके जीतने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या होगा? आज हम क्या देखते हैं, एक एक प्रांत के चुनाव में 500-600 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। ये रुपया बटने के लिए जा रहा है। हजारों लीटर शराब पकड़ी जाती है। और तो और हमारे जो लोकसभा में, जो नई लोकसभा इस समय की है, उसके अंदर 251 जो न्यूली इलेक्टेड एमपीज है, इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और इनमें 27 ऐसे हैं जो कन्विक्टेड है। 46% मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा, इन पर केस चल रहे हैं। इससे हम समझ सकते हैं ये सिस्टम कैसा, कहां जा रहा है। और फिर लोकसभा की बात छोड़ दीजिए, यही स्थिति विधानसभाओं में, यही स्थिति नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में, जिला परिषदों में और ग्राम पंचायत तक आती है। जो डर डॉक्टर साहब को है, जो चिंता उनके मन में है, वो चिंता कैसी है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो संविधान सफल होगा या संविधान सफल नहीं होगा, इट विल डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ कॉमन मैन। एक सामान्य व्यक्ति का स्वभाव, व्यवहार और चरित्र कैसा होगा, उसके ऊपर ये निर्भर करेगा। संविधान सभा में 2 विशेष वर्ग थे जिन्होंने देश भर में भी संविधान का विरोध किया। उनमें से एक थे कम्युनिस्ट और दूसरे थे समाजवादी। कम्युनिस्टों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने भाषण में बोला है। वो क्यों कंडेम कर रहे हैं हमारे संविधान को? तो संविधान को इसे कंडेम कर रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं डिक्टेटरशिप, और डिक्टेटरशिप चाहने के कारण से वे इसका विरोध कर रहे हैं। मैं डिक्टेटरशिप का विरोधी हूं। तानाशाही हमको नहीं चाहिए, हमको लोकतंत्र चाहिए, और डिक्टेटरशिप इस संविधान से आने वाली नहीं है, इसलिए कम्युनिस्ट लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये समाजवादी लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? समाजवादी लोग कैसे भी जो है सारी संपत्ति का बिना किसी पेमेंट के राष्ट्रीयकरण कर देना चाहते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। यह संवैधानिक बात है। और दूसरा, जो समाजवादी लोग हैं, अनकंट्रोल्ड जो है वो राइट चाहते हैं, जिस कभी भी सरकारों को बदला जा सके, हम ये नहीं चाहते। और इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी वाले कहते हैं संविधान खराब है। उसके पीछे का कारण ये है, कम्युनिस्ट पार्टी वांट्स द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। They condemn the constitution because it is based upon parliamentary democracy. बंधुओं, आज भले ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग डॉक्टर साहब का नाम लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने संविधान सभा के अंदर उनका विरोध किया है, और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने संविधान सभा के अंदर में, बाहर भी इस संविधान का विरोध किया था। इसको अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा मुद्दा वहां डिबेट में आया, वो मुद्दा है हमारा संविधान संघीय है, फेडरल है, या हमारा संविधान यूनिटरी है, एकात्म है। बंधुओं, हमारे देश की डाइवर्सिफाइड हमारी जो स्ट्रक्चर है,
हमारा समाज है, उसमें प्रांतों के जो अधिकार है वो भी है और केंद्र के अधिकार है वो भी है। और बहुत ब्यूटीफुली, बहुत बहुत सुंदरता के साथ संविधान ने केंद्र के अधिकारों को निश्चित किया है और राज्य के अधिकारों को निश्चित किया है। अपने कोई बात समझ लेनी चाहिए। राज्यों के अधिकार राज्यों के पास है और केंद्र के अधिकार केंद्र के पास है। केंद्र राज्यों के अधिकारों को कम नहीं कर सकता। इस देश का कोई भी न्यायालय, इवन सुप्रीम कोर्ट भी राज्यों के अधिकारों को डिफाइन कर सकता है, बदल नहीं सकता है। संविधान ने जो राज्यों को अधिकार दिया है वो अधिकार राज्यों के पास ही रहेगा। उसके लिए संविधान में बड़ा संशोधन करना पड़ेगा, कभी किए भी तो, और उसके लिए राज्यों की अनुमति लेनी पड़ेगी। Without having the consent of the state, you cannot amend the rights of the states. राज्यों के अधिकार अलग है, केंद्र के अधिकार अलग है, और इस सुंदरता के साथ संविधान को संघीय भी बनाया है और हमने इसको यूनिटरी भी बनाया है। क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल जो अपने फेडरलिज्म का होता है उसमें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को बहुत ढंग से बंटवारा कर दिया। इन विषयों पर आप कानून बनाइए। यू आर फ्री टू फ्रेम योर इंस्टीट्यूट्स। स्टेट कैन फ्रेम द लॉ एंड सेंटर कैन आल्सो फ्रेम द लॉ। तो सेंटर का जो एरिया है लॉ फ्रेम करने का वो अलग है, स्टेट का जो एरिया है लॉ फ्रेम करने का वो अलग है। दोनों में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, नॉट इवन सुप्रीम कोर्ट। अब आगे बात आती है, कुछ लोगों ने कहा कि आपने केंद्र को कुछ अधिक अधिकार दे दिए हैं। तो अम्बेडकर ने कहा हाँ जी हाँ, मैं जानता हूं, हमने केंद्र को जो रेजिडुअरी पावर्स वो दिए, जो अवशिष्ट अधिकार है वो हमने केंद्र को दिया है। वो अवशिष्ट अधिकार फॉर इमरजेंसी है। जब कभी कोई संकट का समय कभी देश पर आएगा, कोई विकट परिस्थिति आएगी, तब देश किसकी ओर देखेगा? सारे देश के नागरिक कहां देखेंगे? सारे देश के नागरिकों की श्रद्धा और निष्ठा कहां होगी? वो किससे अपेक्षा करेंगे? उस समय कोई स्टेट के ऊपर दायित्व तो नहीं दिया जा सकता और सिर्फ रेजिडुअरी पावर्स है। whenever there will be crisis, suppose there is attack from Pakistan or attack from somewhere else, so who will defend the nation? उस देश को किस सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी? तो अम्बेडकर ने कहा नहीं, अनडाउटेडली at that critical position rights will vested in center. ऐसे संकट के समय में सारे जो राइट्स होंगे, अधिकार होंगे, वो सेंटर के पास होंगे। लेकिन नॉर्मल कोर्स में अधिकार बटे हुए हैं। सपोज करिए अभी कोरोना आ गया, सारे देश में इमरजेंसी लगानी है, कोई एकदम फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई अटैक हो गया, कोई कैलेमिटी एकदम आ गई, बट हु विल सेव द नेशन? तो अम्बेडकर ने बहुत बहुत सुंदरता के साथ संविधान सभा को समझाने की कोशिश की कि हमने जो है वो केंद्र और राज्यों के जो अधिकार है बराबर और बांटे हैं, लेकिन whenever there will be crisis, undoubtedly कोई तो संदेह करने की आवश्यकता नहीं, उस समय के अधिकार केवल केवल केंद्र के पास ही होंगे। कुछ लोगों ने कहा आपने जो है इस संविधान में जो अमेंडमेंट का अधिकार है ये खोल करके रखा है। बोला हाँ जी हाँ, हमने भविष्य की पीढ़ियों के हाथ बांधे नहीं है। हर पीढ़ी अपने आप में एक नया नेशन होती है। हर पीढ़ी को यह सुविधा होनी चाहिए वे अपने इच्छा के अनुरूप संविधान में आवश्यकता अनुसार अमेंडमेंट कर सके। हमने ऐसा संविधान फ्रेम नहीं किया है आगे आने वाली पीढ़ियां कोई बदलाव न कर सके। आने वाली पीढ़ियों को जो जो आवश्यकता होगी वैसा भी परिवर्तन कर सकेगी, लेकिन बड़े परिवर्तन के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होगी, वो आवश्यक है। और 2/3 मेजोरिटी नहीं है और जो अमेंडमेंट चाहते हैं उसका साफ अर्थ यह है जनता उनके साथ नहीं है। तो विल ऑफ द पीपुल, इट इज क्वाइट नेसेसरी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनता का जो विल है वो 2/3 के द्वारा वहां रिप्रेजेंट होना चाहिए, यह आवश्यक बात है। आगे अंबेडकर जी एक चिंता व्यक्त करते हैं
वो चिंता उनकी ये है कि क्या हम 26 जनवरी 1950 को एक अच्छे गणराज्य के रूप में स्थापित हो रहे हैं, लेकिन ये गणराज्य ये हम पहली बार बन रहे हैं क्या? बंधुओं, ये बड़ा डिबेटेबल प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं भारत जो है एक रिपब्लिक बना है, क्यों? क्योंकि दुनिया में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दुनिया के देशों के पास नागरिक अधिकार बढ़ते चले गए। जो रिपब्लिक्स आए, गणराज्य आए दुनिया में आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। अंबेडकर ने कहा नहीं, गलत बात, हम दुनिया के पहले गणराज्य हैं। उन्होंने कहा भारत में गणराज्य पुराने थे, वैशाली का गणराज्य, कपिलवस्तु का गणराज्य, कुशीनारा का गणराज्य, मिथिला का गणराज्य, वो रिपब्लिक से लोग सुन करके आते थे। टिप जारी होती थी, प्रस्ताव जारी होते थे, बहुमत से बातें सिद्ध होती थी। भारत के रिपब्लिक आज से लगभग 2700, 2800, 2900 वर्ष पहले भी थे, लेकिन क्या हम इसे अपने रिपब्लिक को मेंटेन कर पाएंगे? यह बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। रिपब्लिक तो थे, हम 26 जनवरी 1950 को फिर से रिपब्लिक हो जाएंगे, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, हम पहले थे लेकिन हम उसको खत्म कर दिए, हमारे वो रिपब्लिक चले गए। मेरे मन में प्रश्न आता है, क्या हम फिर से अपने गणराज्य को खो तो नहीं देंगे? अपनी संप्रभुता को हम बनाए रखेंगे क्या? ये प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी संविधान सभा से किया है। वो प्रश्न केवल संविधान सभा से नहीं है, वो प्रश्न सारे देश से है। क्या अपनी स्वतंत्रता को बना करके रख सकेंगे? ये प्रश्न सारे देश से है। अंबेडकर कहते हैं, जब मैं देखता हूं हम स्वतंत्र हुए हैं, हम गणराज्य बन रहे हैं, लेकिन क्या अपनी स्वतंत्रता और अपने गणतांत्रिक व्यवस्थाओं को संभाल करके रख सकेंगे? हम पहले भी स्वतंत्र थे, हम पराधीन क्यों हो गए? उदाहरण देते एक 6-7 एग्जाम्पल उन्होंने अपने भाषण में दिए हैं। वो कहते हैं, जब दाहिर के ऊपर आक्रमण हुआ बिन कासिम का, तो दाहिर के कुछ सेनापति जाकर के बिन कासिम से मिल गए, बिन कासिम से पैसा लेकर के लोग मिल गए। ये जयचंद था, जाकर के मोहम्मद गोरी के साथ मिल गया। राणा प्रताप लड़ रहे थे, अनेक राजपूत लोग जाकर के अकबर से मिल गए थे। तो शिवाजी महाराज यहां लड़ रहे थे, तो अनेक लोग मुगलों का साथ दे रहे थे। 1857 का जो युद्ध हो रहा था स्वतंत्रता का, तो अनेक लोग शांत बैठे थे या अंग्रेजों के साथ चले गए थे। अंबेडकर पूछते हैं, क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? अगर दोहराएगा तो फिर बताने की आवश्यकता नहीं, हम अपने इस स्वतंत्रता को खो देंगे। इसको कहने के पीछे का उनका उद्देश्य है, ये पैसा लेकर के वहां मिल गया जाकर के अगर बिन कासिम से, इसका मतलब ये स्वार्थी हो गया। अगर जयचंद मिल गया गौरी से जाकर के, अर्थात इसको देश का हित समझ में नहीं आया। 1857 में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, कुछ लोग शांत दूर चुपचाप बैठे थे। इसका मतलब, इसका अर्थ कि वे देश के इस क्रिटिकल पॉइंट को नहीं समझ पा रहे थे। देश आजादी के लिए लड़ रहा है और वे चुपचाप शांत बैठे हैं। वो पूछते हैं, क्या भारत इसी बात को दोहराएगा? और हम इसी बात को दोहराएंगे तो कहने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी आजादी को फिर खो देंगे। ये चिंता की बात है। डॉक्टर साहब आगे कहते हैं कि लोकतंत्र आ रहा है, ये ठीक बात, लेकिन क्या ये लोकतंत्र बना रहेगा? ये तानाशाही में तो नहीं बदल जाएगा। तो उन्होंने संकेत किया है और थोड़ा सावधान किया है। कभी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल जाती है, वो मेंशन है उनके भाषण में ये। तो ऐसे समय पर लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। उस समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सत्ता पाने के लिए कुछ लोग लोकतांत्रिक पद्धतियों को छोड़ देंगे,
ऐसे समय में सावधान रहने की आवश्यकता है। और कुछ लोग जो है वो अलोकतांत्रिक तरीके ही नहीं अपनाएंगे, वरन वे ब्लडी रेवोल्यूशन लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। जब सावधान करते हैं, वे कहते हैं हम अब तक पराधीन थे, और पराधीनता में सारे जो अधिकार है ये ब्रिटिश के पास थे। और ऐसे समय में हमने सत्याग्रह किया है, हमने प्रदर्शन किए हैं, हमने धरने दिए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से हमने असंवैधानिक लगने वाले तरीके अपनाए हैं। लेकिन वो उस समय की आवश्यकता थी, ये बात ठीक है, लेकिन अब नहीं, अब ठीक नहीं है। अब उन तरीकों को अपने को छोड़ देना चाहिए। It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and satyagrah. मतलब तुम्हारे पास विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, अखबार है, समाचार पत्र है, और अब टीवी भी है, आजकल सोशल मीडिया भी है, जुडिशियरी है। अपने ग्रीवांस को लेकर के हम कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे में यदि हम अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का उपयोग करेंगे तो ध्यान रखिए हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। बंधुओं, अभी 3 वर्ष पहले आप लोगों ने 2 बड़े आंदोलन देश में देखे। देश में एक एक्ट आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये पहले भी आ चुका था, नया एक्ट नहीं था। उसका इतना था, बांग्लादेश और पाकिस्तान में वहां जो माइनॉरिटीज है वो हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है। तो वो देश तो मुस्लिम कंट्रीज घोषित है। तो ये जो परसिक्यूटेड जो माइनॉरिटीज है, जो कष्ट पा रही है वहां, वो भारत में आएगी, उसको नागरिकता दी जाएगी। ये सिमिलर एक्ट, यही एक्ट अटल जी की गवर्नमेंट में भी आया था। यही एक्ट मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में भी लागू रहा, उन्होंने भी नागरिकता देने का कानून बनाया। तब ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा आंदोलन देश, इसमें किसी की नागरिकता जानी नहीं थी। केवल वो जो दुखी है, परेशान है, पीड़ित है, वे भारत में आते हैं। क्यों 15 अगस्त के पहले वे बड़े भारत के अंग थे, उनको आश्वासन दिए गए थे। वो आश्वासनों का पालन न बांग्लादेश ने किया और न पाकिस्तान ने किया। यदि वे आते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है, हम उनको नागरिकता दें। लेकिन बंधुओं, देश में 500 जगह धरने शुरू हो गए, सड़कें जाम कर दिए, लोगों ने बड़े बड़े पार्क पर कब्जा कर लिया, कई जगह आना जाना बाधित कर दिया। ये जो मेथड्स है अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, इसके लिए लोग सावधान है। अरे आप कोर्ट में जाइए, आपको कानून विरोध लगता है, पार्लियामेंट में डिबेट कराइए, आपको विरोध लगता है तो समाचार पत्र में आइए, और सोशल मीडिया पे आइए, टेलीविजन पर आइए। ऐसे दूसरा एक किसान एक्ट आया था, उस किसान एक्ट में किसानों के लिए कुछ कानून सरकार ने बनाए थे, लेकिन उन कानूनों के विरोध में लोगों ने दिल्ली के 3 रास्ते जाम कर दिए, और लगातार 2 वर्षों तक ये आंदोलन चलता। एक लोकतांत्रिक देश में जहां संप्रभु सॉवरेन गवर्नमेंट है, वहां लाखों लोगों ने आकर के रास्ते जाम कर दिए, हाईवे जाम हो गए। एक स्थान पर 50 या 1 लाख लोग आकर के बैठ गए। लोग बहुत लंबा घूम करके दिल्ली आते थे। या तो सरकार कड़ाई से काम ले और फायरिंग हो, लोग मर जाएंगे, प्रदेश में अलग प्रकार का कियोस पैदा हो जाएगा। They want to create a chaos. They want to establish a bloody revolution. अंबेडकर उसी के सावधान कर रहे हैं। अंबेडकर कह नहीं, अब इसको छोड़ दो। Now we have our government, we have our constitution, we have institutions, we have parliament, we have assemblies, we can go there, we can discuss there. हम अपने अपने प्रतिनिधियों को समझाएं, वे पार्लियामेंट में जाकर बहस करें, कानून गलत है वहां मुद्दे लाइए, और गलत है बात ठीक नहीं हुआ, अब न्यायालय में जाइए। लेकिन रास्ते जाम करना ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए उन्होंने कहा मैं चेतावनी दे रहा हूं, आप ये धंधे छोड़ दीजिए, ये तरीके छोड़ दीजिए। लेकिन बंधुओं,
75 वर्ष के बाद भी हमको कुछ खतरा भिन्न प्रकार का दिखता है। वो बताता है अंबेडकर जी कितना दूर दृष्टि से इसको देख रहे थे। अगली कुछ सावधानियां भी और बताते हैं। वे कहते हैं भारत में थोड़ा धार्मिक भाव है। इंडिया इज ए रिलीजियस कंट्री, स्पिरिचुअल कंट्री, और किसी के प्रति ईश्वर के में भक्ति होना सामान्य बात है। एक एक मंदिर में इकट्ठा होते 10,000 20,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गंगा स्नान को जाते हैं। अभी कुंभ लगेगा, 10-12 करोड़ लोग गंगा स्नान को जाएंगे। वारी पर जाते तो लाखों लोग वारी करने जाते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं, जगन्नाथ जी जाते हैं, किसी बड़े संत के भक्त बन जाते हैं। ये स्वभाव हमारे देश में गहरा है। आगे में कहते हैं ये स्वभाव धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित रखना, इसको राजनीति में नहीं लाना। वो कहते हैं नेता कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो भगवान नहीं बनता। भगवान बन करके उसकी पूजा नहीं करना। और इसमें हीरो एंड हीरो वर्शिप, ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर हमारा देश हीरो वर्शिप की ओर चला जाएगा तो पक्का मानिए लोग सोचना और विचारना बंद कर देंगे, और हीरो वर्शिप धीरे धीरे एक डिक्टेटरशिप की ओर जा सकती है। फिर सावधान करते हैं, ये नायक पूजा जो है, हीरो वर्शिप जो है, ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। हम इसको ध्यान में रखें और देश में नेताओं का सम्मान जरूर करें। उन नेताओं ने अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वो भगवान का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। आगे वे कहते हैं आज हम लोग एक नए प्रकार के परिवर्तन की ओर बढ़ रहे। वे कहते हैं हमारा संविधान जो है वो संविधान देश में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों की गारंटी दे रहा है। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। अब लिबर्टी है, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। देश के किसी कोने में जाकर के आप व्यापार करिए, नौकरी करिए, किसी कोने में जाकर वोटर बन जाइए, आप कहीं जाकर के शिक्षा ग्रहण करिए, कहीं अपनी इंडस्ट्री लगाइए, दुकान खोलिए, देश में कहीं पर भी इक्वलिटी है। राष्ट्रपति का जो वोट है उसका जो वैल्यू है और एक कर्मचारी सामान्य जो है उसके वोट का वैल्यू है, ये बराबर है। और तीसरा कहते हैं अब हमारे देश में बंधुत्व का भाव आना चाहिए, फ्रेटर्निटी। अब ये भी कहते हैं ये लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया है, भगवान बुद्ध के प्रवचनों से हमने लिया है। देखिए आगे कहते हैं वो मजेदार बात है और बड़ी आवश्यक बात है। वो कहते हैं हम जो है विरोधाभासों में जी रहे हैं। एक और ये बात सच है कि राष्ट्रपति के मत का जो वैल्यू है वो, और एक कर्मचारी सामान्य सा व्यक्ति गरीब है, निरक्षर, उसके वोट का वैल्यू बराबर है। लेकिन सामाजिक स्थिति से दोनों बराबर नहीं है। आर्थिक दृष्टि से विषमता गहरी है, और जब तक ये आर्थिक और सामाजिक विषमताएं दूर नहीं होंगी तब तक हम संविधान की मूल भावनाओं को नहीं पकड़ सकेंगे। वो कहते हैं अभी भी समाज में विषमता गहरी है। जाति का जो दरवाजा है और जाति की जो दीवार है ये बहुत ऊंची है। लोगों का मिलना जुलना सहज नहीं है। गांव गांव के अंदर एक बड़ा वर्ग है जो अपमान पाता है, जो तिरस्कार पाता है। वो कहते हैं उस पॉलिटिकल राइट की क्या कीमत है, उसका क्या अर्थ है जब तक हम व्यक्ति को सम्मान न दे सके। आगे कहते हैं ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं जो वर्तमान में हैं, ये संविधान विरोधी है। हमको इन दुर्व्यवस्थाओं को हटाना होगा। वास्तव में फ्रेटर्निटी अगर नहीं है तो इक्वलिटी का क्या अर्थ है? अगर बंधुत्व का भाव नहीं है तो समानता कहां से आ जाएगी? तो समानता और स्वतंत्रता, इन दोनों का जो आधार है वो बंधुत्व है। अतः इक्वलिटी जो है और लिबर्टी जो है, ये दोनों तभी तक सस्टेन करेगी जब कहीं आपस में
फ्रेटर्निटी है, बंधुत्व का भाव। वे दुखी होकर के कहते हैं आज हम एक 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 राष्ट्र के रूप में बढ़ तो रहे हैं, लेकिन सच में क्या राष्ट्र है? इतने विरोधाभासों में हमारा देश जी रहा है, और जब तक ये विरोधाभास है, एक राष्ट्र की कल्पना करना कठिन होगा। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन विरोधाभासों से हम बाहर निकल आए, तो हम सच में एक सच्चे राष्ट्र के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। और ये सामाजिकता हमारी बनी रहे, हमारा बंधुत्व बना रहे, तो फिर हमारा जो जो वोट है बराबरी का, वो अर्थपूर्ण हो जाएगा। उनका कहना सच में ये जाति का जो भाव है, जाति का चाहे अहंकार है और चाहे जाति का जो हीन बोध है, ये दोनों ही राष्ट्र के एकात्म बोध में बाधक है। एक जाति दूसरी जाति से कहीं न कहीं ऊंचा ऊंचा समझती है, एक जाति ऊंची जाति तो अपने पर नीचा समझती है, या उसको नीचा समझने के लिए बाध्य किया जाता है। दुर्भाग्य की बात है, अंबेडकर जी ने बात ये सन 75 में कही है, लेकिन आज भी हमको दिखाई तो देता है बदलाव आया, ये बात सच है। उन वर्गों में लोग पढ़ करके आगे आए हैं, उन वर्गों में से लोगों ने व्यापार भी करना शुरू किया है, अच्छी नौकरियों में आए हैं, वो चुन करके भी आए हैं। लेकिन समाज का मन जितना बदलना चाहिए उतना जो मन है वो अभी नहीं बदला। इसलिए अम्बेडकर जी कहते हैं अपने इसी भाषण में, जो समाज में सबसे नीचे खड़े व्यक्ति जो है उनका आत्मबोध जगना चाहिए, अन्यथा ये क्लास स्ट्रगल की ओर न बढ़ जाए। बहुत दुखी लोग जो है वो गुस्से में आकर के फट न जाए। समय रहते अपने को इस क्लास स्ट्रगल से बचना है। देखिए, एक और कम्युनिस्ट क्लास स्ट्रगल के लिए आह्वान करते हैं, डॉक्टर साहब क्लास स्ट्रगल के लिए ना करते हैं, क्लास स्ट्रगल से बचने की कोशिश करते नहीं, इस ओर नहीं बढ़ना है अपने को। लेकिन नहीं बढ़ना वो ऐसे, अर्थात पूरा समाज मिलकर के पूरे समाज के बारे में प्रेम से चर्चा करे, प्रेम से व्यवहार करे। ये सरकारें जो है ये जनता के लिए है, ध्यान में रखें। हम बाय द पीपुल तो है, ऑफ द पीपुल है, फॉर द पीपुल है क्या? गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में जो अंतिम पक्ष है उसमें कहा है सरकारें चुन के जरूर आएंगी, वो सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाएंगी, ये सच बात है, लेकिन जनता के लिए हो, और उस जनता के लिए हो जो जनता सच में सदियों से कष्ट पाती हुई खड़ी है। और इसलिए मैं ये कोशिश करूंगा, अंबेडकर जी कह रहे हैं, मैं ये कोशिश करता हूं और अपेक्षा करता हूं हमारा देश इस संविधान की भावनाओं को समझेगा। बंधुओं, ये भाषण उनका थोड़ा लंबा था जरूर, लेकिन उस भाषण में उन्होंने सब बातें ध्यान से रखी है। ये संविधान तो है, चलेगा कैसे? उसको चलाने के लिए अच्छे लोग चाहिए, अच्छे लोग बनेंगे कैसे? अच्छे लोग आएंगे कहां से? और दुर्भाग्य की बात है, संविधान के बारे में जो उन्होंने कहा वो सच कहा, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? वो कह तो रहे हैं कि मनुष्य अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा कैसे? ये सबसे बड़ी बात है। ग्रामर ऑफ एनार्की जो मैंने बताया, जो उनके भाषण का शब्द है, ये ग्रामर ऑफ एनार्की अपने को छोड़ देना चाहिए, ये खत्म कैसे होगा? पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी अपने पिछले जो विजयदशमी के उस समय इस शब्द का प्रयोग किया है, डॉक्टर साहब का नाम लेते हुए किया। ग्रामर ऑफ एनार्की अपने को छोड़ना होगा, अर्थात अब संविधान पर भरोसा रखिए, जीवन प्रामाणिक हो, सत्यनिष्ठ हो। हम संविधान की भावना को समझें, भावना को समझते हुए हमने अगर आगे काम किया तो सच में हमारा संविधान इस देश की आत्मा को लेकर के खड़ा हो जाएगा, और न केवल अपने देश के लिए, हम विश्व के लिए एक बड़ा उदाहरण खड़ा कर सकते हैं। तो मार्क ट्वेन ने कहा है, a country of 100 nations, a country of 100 tongues, 100 speeches, 100 religions and 2 million gods। जो मार्क ट्वेन कहता है उसके पीछे कारण है, ये देश ये समन्वयवादी है, ये देश
सहन शक्ति वाला है। ये देश आपस में आध्यात्मिक भावों से मिलकर के चलता है। ये देश इंटॉलरेंट बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करता। ये देश एक्सट्रीम टॉलरेंस का स्वागत करता है। हमारा संविधान जब कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम एक जन माने सिंगुलर नंबर है ये। हम 100 नेशंस हो सकते हैं उनकी दृष्टि में, लेकिन नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने ये कहा। बंधुओं, इसी संविधान सभा में हम लोगों ने सत्यमेव जयते ये स्वीकार किया है। इसी संविधान सभा में हम लोगों ने राष्ट्र ध्वज स्वीकार किया है। इसी संविधान सभा में हमने राष्ट्र ध्वज के बीच में एक चक्र स्वीकार किया है। कभी कभी मेरे मन में प्रश्न खड़ा होता है, मैं लोगों से पूछता हूं, इस चक्र का अर्थ क्या है? इस सत्यमेव जयते आया कहां से है? बंधुओं, ये चक्र कहते अशोक का चक्र है। अशोक ने इस चक्र को लगाया था, चक्र उसका नहीं है। अशोक ने भगवान बुद्ध के प्रवचनों से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर बुद्ध के कहे हुए वाक्यों को पिलर्स पर लिखवाया था और शिलाओं पर भी लिखवाया था। ऐसा एक स्तंभ उसने यहाँ सारनाथ के पास लगाया था। तो सारनाथ जो है भगवान बुद्ध के पहले प्रवचन का स्थान है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वे काशी के पास में सारनाथ नाम के स्थान पर आए और अपने ही 5 मित्रों के बीच में बैठकर उन्होंने पहला प्रवचन दिया था। जो पहला प्रवचन दिया वो कई दिन चला होगा, लेकिन अंत में सारांश में उन्होंने कहा है, मैंने तुमको ये बात बताई है, मेरे को ये ध्यान में आया है। इस पूरे का सारांश अगर करें तो उसका नाम होगा धर्म चक्र प्रवर्तनाय, अर्थात धर्म का चक्र ही फाइनल है। ध्यान रखो, हमारे देश में धर्म का चक्र है, ये सनातन है। धर्म सनातन है। धर्म यानी सत्यनिष्ठा, धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी कर्तव्य का बोध, धर्म यानी दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे संविधान ने उस चक्र को स्वीकार किया। क्यों? धर्म चक्र प्रवर्तनाय माने उस पहले प्रवचन को हम एक किसी चीज से अगर हम लोग कर सकते हैं तो चक्र है। धर्म चक्र प्रवर्तनाय, भगवान बुद्ध के पहले प्रवचन को अगर हम लोग किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये चक्र है। अशोक ने पहला प्रवचन बुद्ध का उसको 4 सिंह के ऊपर लगा दिया था। बड़ा पत्थर का चक्र बनवाया, 4 सिंह उसके ऊपर चक्र बना दिया, वो पत्थर का था। हमारे संविधान ने उसको स्वीकार किया है। अंबेडकर जी कहते हैं ये धर्म का चक्र है, अर्थात ये देश धर्म से चलता है। ये देश कर्तव्य बोध से चलता है। ये देश हिंसा से नहीं चलता, ब्लडी रेवोल्यूशन से नहीं चलता है। ये देश ईर्ष्या और द्वेष से नहीं चलता है। ये देश समन्वय से चलता है। ये देश प्रामाणिकता से चलता है, सत्य के प्रति अगाध निष्ठा से चलता है। हमारा संविधान उन्होंने कहा, और लोग अच्छे नहीं रहे तो इसके लिए किसी प्रोफेट की जरूरत नहीं है, बताएगा कि संविधान फेल हो गया। मैं बता देता हूं संविधान फेल हो जाएगा। अगर लोग अच्छे रहे तो मैं बता देता हूं संविधान सफल हो जाएगा। क्यों? तो लॉट ऑफ द पीपल जो है ये कहता है, इट विल डिसाइड वेदर अवर कॉन्स्टिट्यूशन विल फेल और कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सक्सेसफुल। बंधुओं, मैंने आपके सामने बहुत संक्षेप में डॉक्टर साहब के पहले भाषण के कुछ सेलिएंट पॉइंट्स रखे हैं। मैं जरूर आग्रह करूंगा आप समय समय पर उस पर विचार करें और विचार करने के बाद जो आपको लगता है उचित है उसके अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयत्न करें। आपको उचित लगता है अपने मित्रों को बताएं और धीरे धीरे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, civic consciousness, national consciousness, consciousness about dharma, consciousness about dharma chakra pravartanaya, consciousness about our constitution, ये बिल्डअप होना चाहिए। आप पक्का मानिए हम एक है, तब से देश एक है। सारे विश्व के सामने एक अनुपम उदाहरण लेकर के हम खड़े हो सकते हैं। नमस्कार।